हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फाइनेंशियल ईयर, कोई भी हमारा फाइनेंशियल ईयर हो, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम किस तरीके से wrap अप करें, किस तरीके से उसको पैक कर दें ताकि कोई भी इशू जो है उस फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग हमारे पास ना आए। जैसे कि हम सब देखते आ रहे हैं कि जीएसटी के इतने सारे नोटिस वगैरह फ्लक्चुएट होते हैं। होता क्या है, हम वो देते हैं कि आपकी इतनी सप्लाईज थी, वन में इतनी है, थ्री बी में इतनी है, या फिर टू बी वर्सेस थ्री बी कह लो। तो होता क्या है कि अगर हम सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही जो भी हमारा एलिजिबल आउट आईटीसी है और जो हमारी सप्लाईज हैं उसी में ही अगर हमारी कोई रह गई है उसको पैकअप करें तो काफी सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस से हम बच जाते हैं। होता क्या है कि हम हमारा नोटिस आता है कि भैया आपकी सप्लाईज इतनी इतनी है, हम बताते हैं कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर की थी, हमने इस अगले फाइनेंशियल ईयर में या इस फाइनेंशियल ईयर में रह गई थी, हमने वो आउटवर्ड सप्लाई इस अगले फाइनेंशियल ईयर में दे दी। या फिर हमारा ये वाला आईटीसी था तो हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो आईटीसी अवेल कर दिया विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो हमें ये सब जवाब देना पड़ता है, नोटिस आते हैं तो हम जवाब देते हैं। इससे बेटर है कि ऐसी कॉन्सिक्वेंसेज ही ना आए, ऐसे ये चीजें ही दिक्कत ही ना हो, उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत हमें बाद में भी करनी ही है। इंस्टेड ऑफ दैट हम अभी ही कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, नोटिस वगैरह से हम सब बच सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स बच सकते हैं। तो वहां पे उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो है कवर करेंगे कि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरीके से जो है फाइनल करना है और हमें किन किन पॉइंट्स में जो है ध्यान में रखना है, उसको हम एक एक करके लेके चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके एक पॉइंट को हम नोट डाउन भी करते हैं और साथ साथ लेके चलते हैं कि किन किन बातों का हमको यहाँ पे ध्यान हो रख के चलना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रिकंसिलेशन से शुरुआत करते हैं कि रिकंसिलेशन की अगर हम बात करें तो हमें देखो, हम दो पार्ट, अगर हम दो पार्ट इसका करें तो हमारा एक तो आउटवर्ड के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है ना, आउटवर्ड के रिगार्डिंग, और एक हमारा इनवर्ड वाला हो गया, इनवर्ड वाली रिकंसिलेशन हो गई। इनवर्ड की हम कह देते हैं टू बी वर्सेस थ्री बी वाली हो गई हमारी एक तो, एक हमारी जीएसटीआर वन वर्सेस हमारी जो अपनी थ्री बी वाली रिकंसिलेशन हो गई। हम इन सब चीजों का ही तो रिप्लाई देते रहते हैं। साथ ही साथ हम 42 43 वगैरह के जो नोटिस आए, कुछ कैंसल डीलर वाले आए, वो अलग सिनेरियो है। हम अभी जो बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, हम बात करेंगे कि इस किस तरीके से हम अपनी बुक्स को जो है फाइनल करके चलें ताकि उसका इम्प्लीकेशन ये हो कि हम विद इन द दैट फाइनेंशियल ईयर ही हम जो है पूरी की पूरी जो है वहीं पे ही रिकंसिलेशन कर लें, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के चक्कर में ना पड़े। तो उसको हम वन बाय वन का बात करके चलेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम ये वाला पार्ट लेके चल लेते हैं, इनवर्ड वाला, क्योंकि इनवर्ड वाले में जो है हमारे को थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जो है देखने को मिला है कि यहाँ पे ज्यादा जो है गलती का आसार जो है हो जाते हैं। यहाँ पे एक तो देखो, एक तो किस बात का ध्यान में रखना है, होता क्या है आज के टाइम में जो सिनेरियो देखा गया है, यहाँ पे देखा गया है कि भैया जो टेबल 4 में, टेबल 4 में, टेबल आपके टेबल 4A में जो इनपुट आ जाता है ना, टू बी के, बंदा कहता है 2B के 4A में आ गया, वो जो है वहां पे देखा गया कि काफी केसेस में यही जो है वो वहां पे 3B में क्लेम कर रहे हैं, 3B के अंदर 2B वाला पूरा का पूरा क्लेम कर लिया। तो यहाँ पे हमको यार कुछ चीजें और भी ध्यान में रखनी है। हमको ध्यान में रखना है रूल 37, रूल 38, रूल 42, रूल 43, इन सबका जो है देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो इनका कोई रिवर्सल क्रिएट कर रहा हो सकता है हमारे पास 17(5) का डिसअलाउंस हो। ठीक है ना, ये सारे रूल्स हो गए। ठीक है, सेक्शन 17(5), कहाँ ऐसा ना हो कि 2B में आ गया, टेबल नंबर 4A में हमने ले लिया। तो इस बात का एक तो ध्यान में रख के चलना है। काफी केसेस में ये देख रहे हैं यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि हमारे को ऐसा नहीं है टू बी में आया ले लिया, 2B में आया ले लिया, ऐसा नहीं भैया, ये चीजें भी देख लो। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट है, हमारे टेबल 4 में अच्छे आराम से उसमें बताया हुआ है। टेबल 4A के अंदर आता है, उसको आपने 4B के अंदर 4B1 4B2 दोनों दे रखे हैं, वहां पे 4B1 में आएगा। और अगर 4B1 के रूल 38 42 43 वाला नहीं है, 17(5) वाला नहीं है, तो वो अदर्स में डाल दो। ठीक है ना, सिंप्लिसिटी है, लेकिन देखा गया है कि 4A अपना पूरा का पूरा काफी केसेस में ले रहे हैं। ठीक है, सही लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे को ये सारे पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये आता है कि भैया 180 डेज का रिवर्सल।
अब आप कहते हो कि भैया गवर्नमेंट को क्या पता लग रहा है, कोई बैंक की डिटेल तो जा नहीं रही गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, गवर्नमेंट को क्या पता लग रहा है पेमेंट कब हुई। लेकिन देखो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चेंज होती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। जब हमारे पास नोटिस आएगा तो ऑफिसर जो है वहां पे बैंक स्टेटमेंट मांग लेगा, वो वहां पे बैंक स्टेटमेंट मांग लेगा, वहां पे उस टाइम पे दिक्कत आ सकती है ना, भैया इसकी पेमेंट कब हो रही है, आप कर रहे हो उसकी पेमेंट 10 महीने बाद, आ गया ना प्रॉब्लम, आ गई ना। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई लोग अभी भी क्या कह रहे हैं, अभी भी ये लेके चल रहे हैं कि भैया 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुई ना तो वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, लेकिन नहीं, फाइनेंस एक्ट 2023 में जो है ये बदलाव आ गया था। अब वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करते थे, ये हुआ करता था, ये अब नहीं है। अब क्या होना है, अब वहां पे जो है फाइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं साथ साथ, फाइनेंस एक्ट 2023 में ये चेंज कर दिया था, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 जो है ये चेंज हो गया था। यहाँ पे आप पे करना है, यहाँ पे आपको पे करना है, चाहे आप DRC 03 के थ्रू पे कर रहे हो, आपको पे करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट तो खैर ऊपर भी लगना ही था नीचे भी, लेकिन फर्क क्या है, पहले आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी था, यहाँ पे अमेंड कर दिया था, फाइनेंस एक्ट 2023 में इसको अमेंड कर दिया था, और जो है अब यहाँ पे पे वर्ड यूज करा गया है, यहाँ पे लिखा गया है एसएससी द रेसिपिएंट शेल हैव टू पे अलोंग विद इंटरेस्ट, यहाँ पे चेंज कर दिया गया था। तो इस बात का भी ध्यान में रखना है, प्रोविजो में चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारे बुक में भी अकॉर्डिंगली जो है इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तीसरी बात, तीसरे मुद्दे पे आते हैं। तीसरा, हम सेक्शन 16(2) के हिसाब से आईटीसी अवेल करते हैं, राइट। सेक्शन 16(2) की कंडीशन से हैं सेटिस्फाई करेंगे, आईटीसी अवेल करेंगे। तो हमारे को साथ साथ क्या करना है, हमारे पास इनवॉइसेस, ये इनवॉइसेस होते हैं पोजीशन में हमारे इनवॉइस, वो तो कंडीशन ही है, वो तो सेटिस्फाइड होंगे तभी ही हम अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ हमारे पास पेमेंट प्रूफ भी होना चाहिए, हमने कब कब पेमेंट करी है ये सारी चीजें भी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। पेमेंट कब कब हुई है, कि इस मीडियम से हुई है, ठीक है ना, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से उसको रिकंसाइल करना, उसी तरीके से आप अपनी बुक्स में भी, इसमें आपको इसी हिसाब से अपनी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उसको रिकंसाइल कीजिए, ठीक है ना। ये वहां पे लिंकेज हो जाती है कि किस बिल के अगेंस्ट ये पेमेंट हुई है, तो वहां पे उस बिल के रेफरेंस में जरूर दो, क्योंकि बुक्स जो है ना, बाद में हर एंट्री के लिए आप वाउचर नहीं, आप इनवॉइसेस नहीं देखोगे कि इनवॉइसेस में कब पेमेंट हुई थी, भाई बुक्स ही बता देंगे आपको कि यहाँ पे जो है, और फिर उसके हिसाब से एजिंग भी लग जाती है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर वगैरह में एजिंग भी लग सकते हो, आप देख सकते हो कि 180 दिन से बियॉन्ड कौन से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस तरीके की आप लिंकेज जरूर कीजिए, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आईटीसी के रिगार्डिंग बहुत सारे जो है हमारे को ध्यान रखना है जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे जो है हमारे को ध्यान में रखने हैं, हम वन बाय वन इनको लेके चलेंगे, नेक्स्ट मुद्दे पे बात करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट मुद्दा आता है हमारा रूल 42 के रिगार्डिंग। अगर हम रूल 42 43 का भी हमें प्रॉपरली ध्यान में रखना है, लेकिन होता क्या है, हम कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, रूल 42 की अगर बात करें तो वहां पे मंथली मंथली रिवर्सल हो रहा होता है, ठीक है ना, मंथली रिवर्सल कर रहे होते हैं। लेकिन ईयर एंड पे क्या होता है, ईयर एंड पे जैसे कि हम यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे को ईयर एंड पे इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। अब ईयर एंड पे कैसे इसकी एडजस्टमेंट करनी है, यहां पे हमें मंथली रिवर्सल हमने कितना किया, अप्रैल से लेकर मार्च तक का हमारा टोटल रिवर्सल कितना था, ठीक है। हमारा पहले कॉमन क्रेडिट निकाला होगा हमने, वो सब किया होगा, ठीक है ना, कॉमन क्रेडिट के हिसाब से हमने रिवर्सल किया होगा, ठीक है ना, हर महीने हमारा रिवर्सल चला होगा। सपोज एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं हमारा, अब हम डिटेल में 42 नहीं कवर करेंगे, हम यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें बातों का ध्यान में रखना है। तो जब हमने मंथली रिवर्सल कर दिया होगा, हमने अप्रैल मई जून, ठीक है ना, जून जुलाई अगस्त, हर महीने का किया, हम क्यूमुलेटिव मान के चल रहे हैं, इन महीनों का मिला के मान लेते हैं हमारा 30,000 का रिवर्सल बना था टोटल, ठीक है, हमने 30,000 का हर महीने जो है, किसी में 2,000 3,000 5,000 1,000 रिवर्स करते गए, टोटल आ गया 3,000। अब हमें एक ईयर एंड पे रिवर्सल निकालना होता है, जिसमें हम टोटल क्यूमुले जो है पूरे साल की एग्जाम सप्लाई वगैरह देखेंगे, उसको डिवाइड बाय टर्नओवर करके जो है हमारा, अगर हम ईयरली निकाल रहे हैं, अब हम ईयरली जो है निकाल के चल रहे हैं, तो मान लेते हैं सपोज हो, दोनों केसेस हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे हमारा जो है 30,000 की जगह यहाँ पे 32,000 आ जाए, ठीक है ना। अब हमारे पास 32,000 आ गया, अब हमें क्या करने के चलना है, 32,000 आ गया हमारे को एडिशनली,
एडिशनली जो है यहाँ पे रिवर्सल करके चलना है। तो काफी केसेस में देखा होता है ये इस तरीके से रिवर्सल जो है कई बार नहीं हुआ होता। एडिशनली जो रिवर्सल करना है हमें विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, एट द रेट 18% इंटरेस्ट के हिसाब से हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। हो सकता है ये 30,000 जो है हमारा निकल के आया हो 27,000 एनुअली, जब हमने कॉमन क्रेडिट से रिवर्सल किया तो यहाँ पे तो हम उस केस में अपने को क्या करना है, रिवेल कर देना है, ठीक है ना। ये सारी तो प्रोविजंस की बात है, ठीक है ना, वो हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोविजन क्या कहते हैं। बात यह है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ बातों का कैसे कैसे ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ पे लैक हो जाता है। जैसे 17.5 में, 17.5 की इतनी सारी कंडीशंस हैं, तो हमें बिजनेस के हिसाब से देखना है कि हमारे बिजनेस के हिसाब से कि हमारे को कौन कौन सी कंडीशंस जो है हम क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो वहां पे हम इन सारी बातों का जो है वन बाय वन हमें देख के चलना पड़ता है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो हमने उसकी किस तरीके से जो है बुकिंग करी है। अब हम बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाई की। अगर हम आउटवर्ड सप्लाई की बात करें, आउटवर्ड सप्लाई के केस में क्या रहता है अपना, हमारा उस केस में क्या होगा, GSTR 3B वर्सेस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो बन जाएंगे, वही दो सिनेरियो बन जाएंगे कि हमारा 3B में सेल जो है कम गई है या फिर ज्यादा गई है, यही वेरिएशन होगा। अब यहाँ पे हमारा मान लेते हैं 3B में 1 में गई, 3B में 100 गई है आउटवर्ड सप्लाई, और यहाँ पे हमारी 110 चली गई, ठीक है ना। तो इसका जो है क्या करना है, अगर ये ऑलरेडी हमारी 110 करेक्ट थी, 100 गई है, तो हमारे को ऑब्वियसली ये पे करके चलना है, ठीक है ना। पे कर दो, उसी साल में पे कर दो, उसी साल में ही कर देंगे तो उसी साल में ही जो है मार्च की रिटर्न में ही चला जाएगा। मार्च के रिटर्न में ही चला गया तो भैया वो जब ईयरली जो रिकंसिलेशन जब वहां पे हमारे को दिखता भी, हमारे पोर्टल पे भी दिखता है, डिपार्टमेंट को भी दिखता है, तो वहीं पे ही वो रिकंसाइल हो जाएगा, तो क्वेश्चन नहीं अराइज होगा। नहीं तो हमें बताना पड़ता है भैया ये 100 का 110 जो था वो 10 जो है हमने नेक्स्ट ईयर में किया, उसी साल में कर लो ना यार, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे वाइस वर्सा अगर बात करें, मान लेते हैं 3B में 100 था और यहाँ पे 1 में जो है हमारा 80 चला गया। अब हो सकता है ये 100 ओके हो, अगर ये 100 ओके है तो क्या करना है, इसको अमेंड कर लेंगे हम, ठीक है ना। इसी मार्च के उसमें ये अमेंड कर दो, ठीक है ना, अमेंड कर दो, इसको भी यहाँ पे अमेंड हो जाएगा, ये भी 20 से ठीक हो गया, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है ना, उसी साल में ठीक हो गया। अब हो सकता है ये 80 ठीक हो, 80 ठीक है तो भैया इसका रिफंड जो है रिफंड लेंगे। तो ये जो भी हमें करना है उस तरीके से वर्किंग जो है उसी साल में कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें को कवर अप करके चलने हैं ताकि हमारी जो है फाइनेंशियल ईयर की बुक जो है पैक हो जाए कंप्लीटली।